नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आराधना। आज इस बुलेटिन में बात होगी ईरान के आगे घुटनों पर आए अमेरिका की, एलपीजी किल्लत से बढ़ती परेशानी की। देखेंगे ममता ने क्यों लगाई चुनाव आयोग की क्लास, राहुल ने केरलम चुनाव में कैसे बीजेपी पर किया वार, जानेंगे अखिलेश ने कैसे बीजेपी की बोलती की बंद। भारतीय जनता पार्टी ने लाइन के सिवा कुछ नहीं दिया है। कोई भी इनका फैसला है, हमें आपको सबको लाइन में लगा देते। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। 27 मार्च को पीएम मोदी मुख्यमंत्रियों के साथ करेंगे ऑनलाइन बैठक, राज्यों की तैयारियों की होगी समीक्षा, कई मुद्दों पर होगी चर्चा। महिला कांग्रेस की अध्यक्ष अलका लांबा ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, पीएम मोदी पर लगाए एप्स्टीन फाइल्स में शामिल भारत के नेताओं को बचाने के आरोप, कहा एप्स्टीन फाइल्स में कई नेताओं के हैं नाम। पश्चिम बंगाल में टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ताओं में हुई झड़प, 20 लोग हुए घायल, हिरासत में लिए गए 8 लोग। यूपी पुलिस अब गुंडों की ले रही जगह, अपनी ही सरकार के खिलाफ उतरे बीजेपी एमएलसी देवेंद्र प्रताप, इलाहाबाद हाईकोर्ट को लिखा पत्र। एयर इंडिया के विमान में फिर आई तकनीकी खराबी, लंदन जाने वाली फ्लाइट 7 घंटे बाद लौटी दिल्ली। बीते दिनों भी ऐसा ही एक मामला आया था सामने। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। अमेरिका और ईरान के बीच चल रही जंग में शांति की उम्मीद अभी भी बनी हुई है, लेकिन मामला शर्तों को लेकर उलझा हुआ है। अमेरिका का प्रस्ताव जो पाकिस्तान के जरिए ईरान तक भेजा गया था, उसे ईरान पहले ही खारिज कर चुका है। वहीं ईरान का जो प्रस्ताव है, उसे मानने को अमेरिका तैयार नहीं है और अब ईरान ने इसमें लेबनान की शर्त भी जोड़ दी है। वैसे संकेत ये भी मिल रहे हैं कि बातचीत नहीं होगी तो जंग तेज होगी, यानी दुनिया के सामने जो संकट आ गया है वो जल्दी टलता नहीं दिख रहा। देखिए ये रिपोर्ट। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से 5 दिन तक बड़े हमले रोकने का जो ऐलान किया गया था, उसकी समय सीमा अब कुछ ही देर में खत्म हो जाएगी। ट्रंप दावा कर रहे थे कि ईरान के साथ हमारी अच्छी बातचीत हो रही है, 5 दिन में हल निकल आएगा, लेकिन ईरान ने साफ कह दिया कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। अमेरिका ने जो समय सीमा दी थी वो निकल चुकी है और अब खबर आ रही है कि अमेरिका ईरान पर जमीनी कार्रवाई करने को तैयार है। ईरान के खार्ग द्वीप पर कब्जे के लिए ट्रंप ने 5000 मरीन गार्ड भेजे हैं और कभी भी खार्ग पर हमला किया जा सकता है, लेकिन ईरान भी अब पूरी तरह तैयार है। ईरानी नौसेना ने खार्ग द्वीप की तटों पर बारूदी सुरंगों को बिछा दिया है। इसके अलावा एयर डिफेंस सिस्टमों को भी तैनात किया गया है। ईरानी सेना के जमीनी बलों के कमांडर ब्रिगेडियर जनरल अली जहाज शाही ने चेतावनी दी है कि दुश्मन को यह पता होना चाहिए कि जमीनी युद्ध उनके लिए अधिक खतरनाक, अधिक महंगा और अपूरणीय होगा। सीमाओं पर दुश्मन की सभी गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है और हम किसी भी स्थिति के लिए तैयार हैं। ईरान के भूगोल का हर इंच सुरक्षित है, यानी ईरान हर मोर्चे पर अमेरिका और इजराइल का सामना करने को तैयार है। जुबानी जंग के बीच दोनों पक्षों के बीच हमले भी जारी हैं। ईरान ने जहां इजराइल के पेटाह, तिकवा और कफर कासिम शहरों में मिसाइल हमले किए, जिससे वहां काफी तबाही मची, 6 लोगों के घायल होने की भी खबर है। इसके साथ ही ईरान ने एक अमेरिकी F-18 जेट को भी मार गिराने का दावा किया है। तो जवाब में इजराइल की तरफ से भी बड़े हमले किए गए हैं। इजराइल की सेना ने कहा है कि उसने ईरान के इस्फहान समेत कई क्षेत्रों में महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को निशाना बनाते हुए बड़े पैमाने पर हमले किए। इजरायली सेना का दावा है कि ईरान के बंदर अब्बास पोर्ट पर हमले में इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर यानी IRGC नौसेना के कमांडर अलीरेजा तंगसिरी की जान चली गई है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति ने एक बार फिर ईरान को चेताया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरानी वार्ताकार बहुत अलग और अजीब हैं। वो हमसे समझौता करने की भीख मांग रहे हैं। ये उन्हें करना भी चाहिए, क्योंकि वो सैन्य रूप से पूरी तरह तबाह हो चुके हैं और उनकी वापसी की कोई गुंजाइश नहीं है। इसके बावजूद वो सार्वजनिक रूप से कहते हैं कि अमेरिकी प्रस्ताव पर विचार कर रहे हैं। ये तरीका ठीक नहीं है। ईरान को भी जल्दी से जल्दी चीजों को मानना चाहिए, क्योंकि समझौते के लिए समय निकलता जा रहा है। यही नहीं, जंग में मदद न करने पर नाटो को लेकर एक बार फिर उनकी खींच दिखाई दी। उन्होंने कहा कि नाटो देशों ने ईरान के खिलाफ युद्ध में बिल्कुल कुछ नहीं किया है। अमेरिका को नाटो से किसी भी चीज की जरूरत नहीं है, लेकिन हम इस बहुत ही महत्वपूर्ण समय को याद जरूर रखेंगे। तो जिस तरह ट्रंप बार बार सहयोगी देशों से मदद मांग रहे हैं, उससे साफ जाहिर है कि अमेरिका इस जंग में बुरी तरह उलझ गया है। अब उसे कोई रास्ता नहीं दिख रहा। यही वजह है कि ट्रंप पूरी कोशिश कर रहे हैं कि कैसे युद्ध विराम हो जाए, लेकिन ईरान ने भी साफ कर दिया है कि फिलहाल अमेरिका से बातचीत की कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन अब अगर युद्ध विराम होगा तो ईरान की ही शर्तों पर होगा। बहरहाल अब ये जंग आगे क्या मोड़ लेती है, ये देखना होगा।
अमेरिका और ईरान की जंग तेज होती जा रही है। इसका असर पूरी दुनिया पर दिखाई दे रहा है। यहां से आने वाले कच्चे तेल और गैस खरीदने वालों में भारत भी शामिल है और यही कारण है कि भारत में भी इस संकट का असर दिखाई दे रहा है। देश के तमाम राज्यों से तेल के स्टॉक के खाली होने की अफवाहें सामने आ रही हैं, जिसे लेकर हर तरफ अफरा तफरी का आलम दिखाई दे रहा है। तो कैसे ईंधन खत्म होने की अफवाह ने देश में बिगाड़े हालात, जानेंगे इस रिपोर्ट में। ईरान और इजराइल तनाव के बीच देश में पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस खत्म होने की अफवाह ने भारी अफरा तफरी मचा दी है। यूपी के गोरखपुर, प्रयागराज और श्रावस्ती में पेट्रोल पंपों पर लंबी कतारें देखी गई। गोरखपुर में तेल कंपनियों के सप्लाई बंद करने की झूठी खबर फैली, जिसके बाद लोग पेट्रोल डीजल भरवाने के लिए उमड़े। हालात बिगड़ता देख गोरखपुर के डीएम दीपक मीणा को वीडियो संदेश जारी करना पड़ा। उन्होंने साफ किया कि सप्लाई सामान्य है और लोग अफवाहों पर ध्यान न दें। वहीं श्रावस्ती के डीएम अश्विनी कुमार ने जमाखोरी रोकने के लिए सख्त निर्देश दिए हैं। अब वहां बोतलों, डिब्बों या ड्रमों में तेल देने पर पाबंदी लगा दी गई है। नियमों का उल्लंघन करने वाले पंपों पर कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। गौर करने वाली बात यह है कि ऐसे हालात सिर्फ यूपी तक सीमित नहीं है, बल्कि गुजरात, असम, मध्य प्रदेश, बिहार और तमिलनाडु सहित कई राज्यों में यही आलम है। असम के जोरहाट में पंप मालिकों का कहना है कि स्टॉक पर्याप्त है, लेकिन ग्राहक सुनने को तैयार नहीं है। जम्मू कश्मीर और तेलंगाना में भी लोग घबराहट में गाड़ियों की टंकी फुल रख रहे हैं। भ्रामक सूचनाओं को रोकने के लिए आईटी मंत्रालय आपत्तिजनक कंटेंट हटाने की समय सीमा को 3 घंटे से घटाकर 1 घंटा करने की तैयारी में है। सरकार का मानना है कि वायरल कंटेंट को रोकने के लिए ये कदम जरूरी है। गृह मंत्रालय के सहयोग पोर्टल के जरिए भी अवैध सामग्री पर नजर रखी जा रही है। हैरानी की बात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन और सरकार के आश्वासनों के बावजूद जनता में अविश्वास कायम है। सर्वदलीय बैठक और आधिकारिक बयानों के बाद भी जमीन पर फैली ये अव्यवस्था सरकार की साख और उसके सूचना तंत्र की प्रभावशीलता पर गंभीर सवाल खड़े करती है। फिलहाल प्रशासन के लिए सबसे बड़ी चुनौती तेल की कमी नहीं, बल्कि लोगों के मन से डर निकालने का है। ईंधन संकट को लेकर मोदी सरकार पहले से ही विपक्ष के निशाने पर है, तो चुनाव आयोग की कार्यशैली पर भी गंभीर सवाल उठने लगे हैं। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने राज्य की वोटर लिस्ट से जुड़ी एक जानकारी को लेकर आयोग पर निशाना साधा है, जिसके बाद सियासी हलकों में तहलका मच गया है। देखिए ये रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल में वोटर लिस्ट से जुड़ा एक नया सियासी बवाल शुरू हो गया है, जिसे लेकर चुनाव आयोग हर तरफ से घिर चुका है। दरअसल आयोग ने राज्य की वोटर लिस्ट से लगभग 76 लाख नाम हटा दिए हैं। इनमें से 13 लाख नाम हाल ही में एक विशेष जांच के बाद काटे गए हैं। इससे पहले भी 63 लाख नाम हटाए जा चुके थे। इतनी बड़ी संख्या में वोटरों के नाम कटने से राजनीतिक दलों में हड़कंप मच गया है। इसी कड़ी में सीएम ममता ने आयोग को आड़े हाथों लेते हुए जबरदस्त निशाना साधा। पश्चिम बर्धमान के पांडवेश्वर में एक रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम सूची से हटाए जा रहे हैं, खासकर उन इलाकों में जहां हमारी पार्टी को बढ़त मिलती रही है। पहले 1 करोड़ 20 लाख लोगों के नाम हटाने की बात कही गई थी और पहले ही 58 लाख मतदाताओं के नाम हटाए जा चुके हैं। जिन बूथों पर नाम हटाए गए हैं वहां सूची तक नहीं लगाई गई और जानकारी छिपाई जा रही है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा बनाया गया संविधान खतरे में है और लोकतांत्रिक व्यवस्था को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। सीएम ममता ने पार्टी कार्यकर्ताओं से अपील की कि जिन लोगों के नाम सूची से हटे हैं उनकी मदद करें और उन्हें कानूनी प्रक्रिया के बारे में जानकारी दें। उनके इस बयान के बाद राज्य की राजनीति में मतदाता सूची का मुद्दा एक बार फिर गर्मा गया है और आने वाले समय में इस पर सियासी टकराव और तेज होने की उम्मीद बढ़ गई है। एक तरफ सीएम ममता ने चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा कर दिया है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। दरअसल कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी पिछले 2 दिनों से अस्पताल में भर्ती हैं। उनकी चिंता में राहुल गांधी भी पूरी रात अस्पताल में रहे और अपनी केरलम रैली को उन्होंने वर्चुअली संबोधित किया, जिस दौरान उन्होंने बीजेपी और सत्तारूढ़ एलडीएफ को भी निशाने पर ले लिया। देखिए ये रिपोर्ट। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को 25 मार्च को केरलम जाना था, लेकिन उनकी मां और कांग्रेस की संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी की तबीयत खराब होने के चलते वो नहीं जा पाए। हालांकि उन्होंने वर्चुअल यानी ऑनलाइन माध्यम से केरलम की जनता को संबोधित किया और बताया कि मां की चिंता में वो कैसे पूरी रात अस्पताल में रहे। उन्होंने कहा, मैं अस्पताल में अपनी मां के कमरे में एक छोटे से सोफे पर सो रहा था और किसी भी बेटे की तरह मैं अपनी मां की सेहत को लेकर बेहद चिंतित था। उन्होंने सोनिया गांधी की देखरेख में लगी केरलम की एक नर्स का भी जिक्र किया और कहा कि जिस तरह वो बार बार उनकी मां की चिंता कर रही थी, उनके चेकअप के लिए आ रही थी, ये देखकर एहसास हुआ कि केरलम के लोग कितने मेहनती हैं। जनता को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने राज्य की सत्तारूढ़ एलडीएफ का सफाया होने का दावा भी किया।
साथ ही बीजेपी पर हमलावर नजर आए और दावा किया कि जनता ने बदलाव का मूड बना लिया है। उन्होंने कहा कि केरलम में एलडीएफ की नीतियों और भाजपा की नीतियों में कोई खास फर्क नहीं किया जा सकता। दोनों ही पार्टियां ये नहीं मानती कि वो केरलम की जनता के प्रति जवाबदेह हैं। जैसा आप जानते हैं कि पिछले 2 दिनों से सोनिया गांधी बीमार हैं और दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में भर्ती हैं। वहीं अब उनकी सेहत को लेकर अस्पताल ने हेल्थ बुलेटिन जारी किया है। हॉस्पिटल ने बताया कि सोनिया गांधी को 24 मार्च की रात को बुखार की वजह से सर गंगाराम में भर्ती कराया गया था। डीएस राणा, डॉक्टर एस नंदी और डॉक्टर अरूप बसु की देखरेख में सिस्टमिक इन्फेक्शन के लिए एंटीबायोटिक्स से उनका इलाज चल रहा है और उन पर इलाज का असर भी हो रहा है। लेकिन जिस तरह राहुल गांधी अपनी बीमार मां का ध्यान रखते हुए भी जनता से संवाद कर रहे हैं, उन्हें संबोधित कर रहे हैं और बीजेपी और एलडीएफ पर निशाना साध रहे हैं, उससे ये साफ है कि वो और पूरी कांग्रेस पार्टी चुनाव को लेकर आर पार के मूड में है और किसी भी स्थिति में वो जनता के लिए खड़ी हो सकती है। वहीं इसे लेकर कहा जा रहा है कि इसका फायदा कांग्रेस को चुनाव में मिल सकता है। राहुल गांधी ने केरलम चुनाव से पहले ही बीजेपी को दिन में तारे दिखा दिए हैं, तो उत्तर प्रदेश में सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने एक बार फिर मोदी सरकार को निशाने पर ले लिया और कई मोर्चों पर सरकार की घेराबंदी की, जिससे बीजेपी दो तरफा घिर चुकी है। तो क्या कुछ कहा अखिलेश ने और क्या है ये पूरी खबर, देखिए इस रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और सपा प्रमुख अखिलेश यादव लगातार बीजेपी पर हमलावर दिखाई दे रहे हैं। इसी कड़ी में 26 मार्च को भी उन्होंने सरकार की घेराबंदी की। बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन्होंने कई मुद्दों पर बीजेपी की पोल खोलने का काम किया है। उन्होंने राज्य की योगी सरकार पर जनता को ठगने का आरोप लगाया और मांग की कि जितने भी निवेश करार हुए हैं सभी की जांच की जाए। उन्होंने कहा कि जो एएमयू हुए हैं वो उन कंपनियों से हुए हैं जिनका कोई आधार नहीं था, कोई फाइनेंशियल बैकग्राउंड नहीं था, केवल उत्तर प्रदेश की जनता को लूटने के लिए किया गया है। जैसा कि भारतीय जनता पार्टी को जाना माना जाता है कि वो इवेंट पर चलती है, पार्टी झूठ प्रचार पे चलती है, फॉल्स प्रोपेगेंडा पे चलती है। उन्होंने सवाल उठाया कि बीजेपी ने जनता को क्या दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी राज में लोगों को सिर्फ लाइन मिली है। अखिलेश ने साफ कर दिया कि जनता ने बदलाव का मूड बना लिया है और बीजेपी की विदाई अब तय है। भारतीय जनता पार्टी ने लाइन के सिवा कुछ नहीं दिया है। कोई भी इनका फैसला है, हमें आपको सबको लाइन में लगा देते हैं, लेकिन इस बार जनता ने भी मन बना लिया है कि लाइन में लग करके इनका सफाया करने का। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी अरबों रुपए खर्च कर रही है विपक्ष की छवि खराब करने के लिए। उन्होंने ये दावा भी किया कि ऐसा करने वाली बीजेपी पहली पार्टी है। इस दौरान अखिलेश यादव ने ऐलान किया कि जहां समाजवादी पेंशन शुरू होगी वहां लैपटॉप मिलेगा। वहीं गरीब परिवारों को 40,000 रुपए देने के लिए स्त्री समृद्धि योजना शुरू करने का काम होगा। कि जहां समाजवादी पेंशन शुरू होगी लैपटॉप मिलेगा और वहीं 40,000 रुपए गरीब परिवार को सम्मान देने के लिए भी योजना शुरू की। जिस तरह अखिलेश यादव बीजेपी पर हमलावर हैं और एक के बाद एक ऐलान कर रहे हैं, उसे लेकर ये माना जा रहा है कि वो आने वाले 2027 में होने वाले यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर अभी से आर पार के मूड में है, जिसके चलते बीजेपी में टेंशन दिखाई दे रही है। अखिलेश की वार से बीजेपी को बड़ा झटका लगा है, तो धुआं महाराष्ट्र में भी उठने लगा है। राज्य में एक ऐसा लेटर बम फटा है जिसने महायुति और खासकर अजित पवार की एनसीपी के अंदर मची हलचल को सबके सामने ला दिया है। डिप्टी सीएम सुनेत्रा पवार ने सीधे चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखते हुए पार्टी के पुराने दिग्गजों सुनील तटकरे और प्रफुल्ल पटेल के वर्चस्व को खुली चुनौती दे दी है। तो क्या है ये पूरी खबर, जानेंगे इस रिपोर्ट में। महाराष्ट्र की सियासत से एक बड़ी और चौंकाने वाली खबर सामने आई है। डिप्टी सीएम सुनेत्रा पवार ने कुछ ऐसा कर दिया है जिसने न सिर्फ एनसीपी बल्कि पूरी महायुति सरकार में खलबली मचा दी है। सुनेत्रा पवार ने एक चिट्ठी के जरिए पार्टी के दिग्गज नेताओं सुनील तटकरे और प्रफुल्ल पटेल के वर्चस्व को सीधी चुनौती दे दी है। दरअसल सुनेत्रा पवार ने चुनाव आयोग को एक चिट्ठी लिखी है जिसमें उन्होंने मांग की है कि 28 जनवरी 2026 के बाद पार्टी की तरफ से किए गए किसी भी पत्राचार या फैसले को अमान्य करार दिया जाए। इसका सीधा मतलब ये है कि उस दौरान सुनील तटकरे और प्रफुल्ल पटेल ने जो भी नियुक्तियां की या गठबंधन को लेकर जो भी दस्तावेज सौंपे, उन पर अब अवैध होने की तलवार लटक गई है। इस चिट्ठी के जरिए सुनेत्रा पवार ने साफ कर दिया है कि अब पार्टी की कमान उनके हाथ में है। चिट्ठी में हवाला दिया गया है कि 26 फरवरी 2026 को मुंबई के वर्ली में हुए राष्ट्रीय सम्मेलन में उन्हें सर्वसम्मति से राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया है। पार्टी के संविधान में भी बड़े बदलाव किए गए हैं, जिसकी कॉपी चुनाव आयोग को भेज दी गई है। सांसदों और विधायकों की मौजूदगी में लिए गए इस फैसले ने पुराने दिग्गजों के पर कतर दिए हैं। जानकारों के मुताबिक ये सिर्फ एक चिट्ठी नहीं है, बल्कि एनसीपी के अंदर सत्ता के केंद्र को बदलने की कोशिश है।
सवाल उठ रहे हैं कि क्या अजित पवार के खेमे में अब अंदरूनी जंग छिड़ चुकी है? क्या तटकरे और पटेल जैसे कद्दावर नेताओं को किनारे लगाने की तैयारियां शुरू हो गई हैं? महाराष्ट्र की राजनीति में ये लेटर बम आने वाले दिनों में क्या क्या नया तूफान लाएगा, इस पर सबकी निगाहें टिकी हैं। फिलहाल तो ऐसा लग रहा है कि सुनेत्रा पवार ने एक ही दांव में पार्टी के पुराने दिग्गजों के वर्चस्व को चुनौती दे दी है। सुनेत्रा पवार की चुनौती से महाराष्ट्र की सियासत में हलचल तेज हो गई है, तो दूसरी तरफ बिहार में भी बवाल मचा हुआ है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस्तीफे की अटकलों के बीच जेडीयू एमएलसी खालिद अनवर ने साफ कर दिया है कि बिहार में मुख्यमंत्री पद की कोई वैकेंसी नहीं है। इस बयान ने बीजेपी के खेमे में खलबली मचा दी है। तो आखिर क्या चल रहा है बिहार में, जानेंगे इस रिपोर्ट में। बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार के बाद मुख्यमंत्री पद को लेकर जारी सस्पेंस के बीच जेडीयू एमएलसी खालिद अनवर ने बड़ा बयान दिया है। अनवर ने साफ किया कि बिहार में मुख्यमंत्री पद की कोई वैकेंसी नहीं है। उन्होंने उन तमाम अटकलों को खारिज कर दिया जिनमें नीतीश कुमार के इस्तीफे की बात कही जा रही थी। खालिद अनवर ने कड़े शब्दों में कहा कि नीतीश कुमार कहीं नहीं जा रहे हैं। उन्होंने चुनौती भरी लहजे में कहा कि किसी की हिम्मत नहीं है कि नीतीश कुमार को पद से हटा सके। अनवर के मुताबिक पद पर बने रहने का फैसला पूरी तरह नीतीश कुमार का निजी फैसला होगा। बिहार में मुख्यमंत्री पद की कोई वैकेंसी नहीं है। नीतीश कुमार ने अभी इस्तीफा नहीं दिया है और वो कहीं नहीं जा रहे हैं। और बिहार की जनता ने मैंडेट दिया है नीतीश कुमार के नाम पे, माननीय प्रधानमंत्री के नाम पे विकास के लिए। तो नीतीश कुमार जिस तरह बिहार को आगे लेके जा रहे हैं, आगे भी लेके जाते रहे। हालांकि उन्होंने ये कहकर सस्पेंस भी बनाए रखा कि भविष्य को लेकर अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। उनके इस बयान के बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों खेमों में हलचल तेज हो गई है। इसी सियासी शोर के बीच आरा से एक तस्वीर सामने आई। जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान एक युवक हाथ में पोस्टर लेकर पहुंचा, जिस पर लिखा था, कृपया सीएम पद ना छोड़े, बिहार को आपकी जरूरत है। भीड़ में इस पोस्टर को देख मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी खुद को रोक नहीं पाए। उन्होंने तुरंत सुरक्षा कर्मियों को इशारा कर वो पोस्टर अपने पास मंगवाया। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि खालिद अनवर का बयान और जनता का ये जुड़ाव नीतीश कुमार के मौजूदा हालात को लेकर काफी कुछ कह रहा है। कहा तो ये भी जा रहा है कि नीतीश कुमार तमाम पैंतरों से बीजेपी को आखिरी वक्त तक उलझाए रखना चाहते हैं, ताकि ऐन वक्त पर वो इस्तीफा ना देकर बीजेपी के अपना सीएम बनाने के मंसूबे पर पानी फेर सके। अब देखना ये होगा कि आने वाले दिनों में बिहार की सियासत क्या नया मोड़ लेती है। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। आखिर आपदा में अवसर की शुरुआत हो ही गई। पिछले 2-3 दिनों से प्रधानमंत्री जोर जोर से इस बात को कह रहे थे कि देश को बड़ी चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। आज गुजरात स्थित भारत और रूस के सहयोग से लगी हुई रिफाइनरी कंपनी नायला ने 5 रुपये पेट्रोल पर और 3 रुपये डीजल पर दाम बढ़ा दिए। हो सकता है ये भी एक चाल हो। इसको देखा देखी देश भर में दूसरी कंपनियां भी इस रेट को आगे बढ़ा देंगी, क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान जी। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।